हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड का एंड गिल्ड मास्टर के इंटरव्यू पर हुआ था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद गिल्ड मास्टर वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, ये रिपोर्टर्स तो जान ही नहीं छोड़ते, इनको सब कुछ पता होता है फिर भी सवाल पूछते हैं। उसी वक्त चीफ आन की तरफ से मैसेज आता है कि मिन बियांगू आपसे राब्ता करना चाहते हैं, क्या करें, कॉल अटेंड करनी है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं ठीक है, कॉल कनेक्ट करो। बियांगू यूनहू से कहते हैं, तुम्हारा फोन क्यों टर्न ऑफ है, मैं कब से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। गिल्ड मास्टर से कहते हैं, उस रेड गेट इंसिडेंट की वजह से रिपोर्टर्स ने मेरी नाक में दम कर रखा है, इसलिए फोन ऑफ कर दिया था। बियांगू से कहता है, हाँ मैंने भी तुम्हारी न्यूज देखी, मैं इस वक्त जापान में हूँ, तुम टीवी पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। गिल्ड मास्टर से कहते हैं, इस तरह की बातें मत करो, इस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। बियांगू से कहते हैं, रेड गेट इंसिडेंट तो कोई बड़ा वाकया नहीं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक बड़ी न्यूज है, रिपोर्टर उसके पीछे पड़ जाएंगे। जापान वालों ने कोरिया के हंटर एसोसिएशन वालों से राब्ता किया। मैं जापान इसीलिए गया हूँ ताकि इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, और ये वाकई में कंफर्म है, ये बात बहुत ही जल्दी पूरे कोरिया में फैलने वाली है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं, लेकिन जापान वालों ने कोरिया वालों को कॉल क्यों की, आखिर वो क्या चाहते हैं। बियांगू से कहते हैं, जापान वाले कोरिया में उन हंटर से राब्ता कर रहे हैं जिन्होंने जेजू आइलैंड की रेड में हिस्सा लिया था। ये बात सुन के गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे सारी बात डिटेल में बताओ। और यहीं पर जेजू आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि 4 साल पहले जेजू आइलैंड पर एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ था। जेजू आइलैंड पर हंटर्स की 3 टीमों को भेजा गया, 3 बार ऑपरेशंस किए गए, लेकिन कोई भी उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद जेजू आइलैंड को खाली कर दिया गया। एस रैंक की डंजन के अंदर से बड़े से एंड मॉन्स्टर्स निकले थे, और अभी 4 साल गुजर चुके हैं, अभी भी वहाँ पर वो एंड्स मॉन्स्टर्स हैं। और हमारे गिल्ड मास्टर और बियांगू, ये दोनों भी उस रेड का हिस्सा थे, क्योंकि ये दोनों ही एस रैंक के हंटर्स हैं। गिल्ड मास्टर से कहते हैं, वो एक बुरा सपना था, मैं उसको याद नहीं करना चाहता, हम लोग जेजू आइलैंड पर मरते मरते बचे थे। बियांगू से कहता है, मुझे लगता है कि उस आइलैंड पर एक म्यूटेशन फैल गई है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं, चाहे जो भी हो, वो इस आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उस आइलैंड के इर्द गिर्द सिर्फ पानी है, वो पानी को पार करके बाहर नहीं आ सकते। बियांगू से कहता है, यही तो बड़ी न्यूज है, वो उस आइलैंड को पार कर सकते हैं क्योंकि वो उड़ सकते हैं। जापान के समुद्र के किनारे हमें एक मरी हुई एंट मिली है जो कि जेजू आइलैंड से आई है, लेकिन उसके पंख भी थे। मैं इसी म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ। उन चींटियों के पंख निकल रहे हैं, अगर उन्होंने उड़ना सीख लिया तो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट सीन जिन्हू के अपार्टमेंट का होता है। जिन्हू अपना बैग पैक तैयार कर लेता है और ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जीना जिन्हू से कहती है, तुम आज से पहले तो कभी ट्रिप पर नहीं गए, आज अचानक कहाँ जा रहे हो। जिन्हू से कहता है, मैं एक हफ्ते की ट्रिप पर जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जीना उसे कहती है, तुम किसके साथ जा रही हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम बाहर जा रही हो। जिन्हू से कहता है, नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन डीमन कासिल का होता है। जिन्हू स्पेशल डंजन के अंदर चला जाता है। जिन्हू कहता है, जब मैंने पहली बार साइबरस को हराया था तब वो मुझसे 20 गुना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब मैं उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर अब मेरा सामना साइबरस के साथ होता है तो मुझे जरा भी मुश्किल नहीं होगी। जिन्हू के सामने हेल गेट होता है और उसके पास वो चाबी होती है जो कि साइबरस को मारने पर उसे मिली थी, जिससे वो उस गेट को ओपन कर सकता है। जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है, क्या तुम की को यूज करते हुए दरवाजे को ओपन करना चाहते हो। जिन्हू कहता है, हाँ ओपन करो। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है, जिन्हू से कहा जाता है, तुम्हारे पास एक क्वेस्ट है जिसे तुम्हें पूरा करना है। जिन्हू जैसे ही अंदर जाता है, पूरा हॉल में बिल्कुल खाली होता है। जिन्हू कहता है, यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। और साथ ही जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है। जिन्हू कहता है, काफी अरसे के बाद मेरे पास एक क्वेस्ट ओपन हुई है। उस क्वेस्ट में जिन्हू को डीमन सोल्स को कलेक्ट करना होता है, और उसकी डिटेल्स ये होती है कि डीमन कासल के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं, तुम्हें उन सारे डीमंस को मारना है। हर डीमन को मारने पर तुम्हें एक सोल मिलेगी, तुम्हें टोटल 10,000 सोल्स को इकट्ठा करना है। कुछ डीमंस को मारने पर तुम्हें ज्यादा सोल भी मिल सकती है। अपनी क्वेस्ट को पूरा करने पर तुम्हें 3 रिवार्ड्स मिलेंगे। जिन्हू कहता है, इसके रिवार्ड्स तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं अपनी मर्जी की कोई भी एक चीज ले सकता हूँ, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। इसके अलावा मुझे बोनस स्टैट्स भी मिलेंगे और मुझे एक हिडन रिवार्ड मिलेगा। जिन्हू स्टोर के अंदर देखता है और कहता है, यहाँ पर कुछ ऐसे वेपन्स भी हैं जो कि बिलियंस के मिल रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इनमें से कोई वेपन खरीद सकता हूँ। लेकिन साथ ही जिन्हू कहता है, अगर रिवार्ड इतना बड़ा है, इसका मतलब मॉन्स्टर्स भी ज्यादा पावरफुल होंगे। जैसे ही जिन्हू चलते हुए एग्जिट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो वो हैरान हो जाता है कि सामने वाली डंजन एक पूरे का पूरा सिटी होती है। जिन्हू कहता है, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक डंजन एक फील्ड टाइप होगी। वहीं पर सामने जिन्हू को डीमंस नजर आते हैं। जिन्हू कहता है, मुझे 10,000 डीमंस की सोल को इकट्ठा करना है, इसका मतलब यहाँ पर 10,000 डीमंस होंगे जिन्हें मुझे हंट करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने बहुत सारे डीमंस निकल कर आ जाते हैं। जिन्हू कहता है, मैं अपनी बहन को बताकर आया हूँ कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते के दौरान मैं 10,000 डीमंस को मार सकता हूँ। जिन्हू जल्दी से अपने बैग को नीचे रख देता है और उन डीमंस को मारना शुरू कर देता है।
जिनवू कहता है अब मैं जिस लेवल पर हूँ मेरे लिए इन छोटे डीमंस को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये लो ग्रेड के डीमंस हैं। इस बार जिनवू के पास जो विंडो ओपन होती है उसमें उसे बताया जा रहा होता है कि नेक्स्ट लेवल अप तक तुम्हें कितने पॉइंट्स चाहिए। नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड का होता है। यू जिनवू अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। उसके फादर उससे कहते हैं तो इसका मतलब तुम हमारे गिल्ड को मैनेज करना चाहते हो। यू जिनवू उनसे कहता है यस फादर, बिल्कुल ऐसी बात है। जिनवू के फादर के पास उसका तमाम ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि उसने कौन सी 20 डंजन के अंदर हिस्सा लिया है और साथ में उसके पास हंटर लाइसेंस भी होता है। यू जिनवू कहता है मेरे फादर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारी गिल्ड का मास्टर कौन बनेगा, मैं बनूंगा या फिर मेरा बड़ा भाई। यू जिनवू अपने फादर से कहता है फादर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किसी आउटसाइडर को अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनने देंगे। फादर उसकी बात को बीच में रोक देते हैं। फादर उसे कहते हैं यहाँ पर कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। साथ ही वो उसे कहते हैं अंदर आ जाओ। एक हंटर अंदर आ जाता है। फादर उसे कहते हैं इसका नाम गो मियोंग है। व्हाइट टाइगर गिल्ड में जो रेड गेट इंसिडेंट हुआ था ये उसका एक सर्वाइवर है, ये भी वहीं पर था। यू जिनवू उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता आखिर ये बंदा मेरे फादर के पास क्या कर रहा है। जिनवू के फादर उसे कहते हैं यू जिनवू को बताओ कि उस डंजन के अंदर क्या हुआ था और इसे ये भी बताओ कि उस दिन तुम्हारे साथ डंजन के अंदर कौन था जिसने उन सारे मॉन्स्टर्स को मारा। गो मियोंग उन्हें बताता है उस दिन हमारे साथ एक हाई स्कूल की लड़की थी जो कि एक हंटर थी और उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम संग जिनवू था। यू जिनवू से कहता है उस फीमेल लड़की का नाम क्या था। गो मियोंग से कहता है उसका नाम हान सोंग था। संग जिनवू का शुक्रिया कि उसकी वजह से हम सब की जान बच गई, उसने हमें रेड गेट डंजन में बचाया। वो था तो एक ई रैंक का हंटर लेकिन उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, उसने डंजन बॉस को भी हराया। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले कहते हैं कि हमें उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचकर ये फैसला लिया है, शायद वो उसे अपने पास रिक्रूट करना चाहती है। फादर गो मियोंग से कहते हैं चलो ठीक है, तुमने जितना बताना था बता दिया। फादर यू जिनवू से कहते हैं मैं क्वालिफाइड हंटर्स को ढूंढ रहा हूँ ताकि अपने गिल्ड में उन्हें शामिल किया जा सके। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मुझे भी लगा था कि रेड गेट इंसिडेंट में कोई थर्ड पार्टी शामिल है, तभी मुझे इस संग जिनवू के बारे में पता चला। लेकिन एक चीज जो मुझे नहीं पता थी, तुमने जो अपनी 20 रेड्स कंप्लीट की है उन सभी में संग जिनवू का नाम क्या कर रहा है। क्या तुमने उससे मदद ली है अपनी डंजन्स को क्लियर करने के लिए? तुम तो यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि तुमने अपनी डंजन्स को क्लियर करने के लिए और अपना लाइसेंस हासिल करने के लिए संग जिनवू से मदद ली है। ये तो तुमने बहुत ही बुरा किया। जिनवू अपने फादर के सामने शर्मिंदा हो जाता है। फादर जिनवू से कहते हैं क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ कहना है? यू जिनवू अपने फादर से कहता है चाहे जो भी हो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है, तब यूजिन गिल्ड का मास्टर मुझे बनने देंगे? फादर उसे कहते हैं ठीक है तुम मास्टर बन सकते हो। जिनवू भी हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये इतनी जल्दी मान कैसे गए? फादर यू जिनवू से कहते हैं अगर तुम संग जिनवू को हमारे गिल्ड में ले आते हो तो मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर बना दूंगा। जिनवू फादर से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फादर यू जिनवू से कहते हैं 2 एस रैंक के हंटर्स हैं जिन्हें मैं अपने गिल्ड में लेना चाहता हूँ। एक तो रिटायर हो चुका है और दूसरे का नाम चा हाई इन है। हाई इन एक गिल्ड का वाइस मास्टर है। वो चोई जोंग के होते हुए गिल्ड का मास्टर नहीं बन सकता। अगर मैं उसे अपने गिल्ड का मास्टर बना देता हूँ तो वो हमारी साइड पर आ जाएगा। जबकि बियांगू रिटायर हो चुका है क्योंकि वो बूढ़ा है, लेकिन हंटर होने के तौर पर उसकी बॉडी अभी फिट है। 3 बार जेजू आइलैंड पर फेल होने की वजह से उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और मुझे पता चला है कि जापान के शोर पर एक पंखों वाली बड़ी चींटी की बॉडी मिली है जो कि एस रैंक की है। इस सूरत हाल में अगर जेजू आइलैंड पर चौथी रेड की जाती है तो मैं चाहता हूँ कि बियांग मेरे गिल्ड की तरफ से वहाँ पर जाए। अगर मैं उन दोनों में से किसी को मना लेता हूँ तो वही मास्टर बनेंगे। अगर तुम संग जिनवू को पहले मना लेते हो तो तुम मास्टर बनोगे। और इतना कह के उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से डीमन कासल का होता है। जिनवू बहुत सारे डीमंस को मार देता है और कहता है अभी तो मुझे बहुत सारे डीमन सोल्स को इकट्ठा करना है। और साथ ही जिनवू ने जितने डीमंस की सोल को इकट्ठा किया है वो दिखाया जाता है। जिनवू ने अभी तक सिर्फ 309 सोल्स को इकट्ठा किया है जबकि उसे 10,000 इकट्ठी करनी है। जिनवू कहता है डीमन कासल के स्टार्टिंग फ्लोर तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा वीक है, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। जिनवू कहता है वैसे तो मुझे अपने आप को एक लेवल अप करने के लिए 9 बार सी रैंक की डंजन को क्लियर करना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 4 घंटे में अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ। जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जा रहा है वैसे ही मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती जा रही है। एक लेवल अप को होने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। सीधी साधी बात करूं तो अब मुझे ग्रो करने में ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्टैट पॉइंट्स चाहिए। जिनवू कहता है अब मुझे पता है कि मेरा रैंक एस रैंक के बराबर है, क्योंकि जब मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से मिला था तब मुझे महसूस हुआ था कि मैं भी उसी के बराबर का हूँ। मुझे एस रैंक नहीं बनना बल्कि एस रैंक से भी ऊपर जाना है। मुझे अपनी पेस नहीं खोनी। फर्स्ट फ्लोर के लास्ट डीमन को मारने पर जिनवू को एक आइटम मिलती है जो कि एक परमिट होता है। एक कागज के ऊपर स्टैम्प लगी होती है जिससे वो सेकंड फ्लोर पर जा सकता है।
उसी वक्त जिन्वू के सामने लाइट नजर आती है। जिन्वू कहता है मुझे लगता है कि सेकंड फ्लोर उसी तरफ है, मैं इस परमिट को वहाँ पर जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिन्वू अपने शैडो सोल्जर से कहता है कोई भी मॉन्स्टर टाइप का सोल्जर बाहर आ जाओ। उसी वक्त आइस बियर्स का बॉस बाहर निकल आता है। जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ही बड़ा है, चलो फिर भी ये काम आएगा। जिन्वू उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और उसे कहता है मुझे सामने उस लाइट की तरफ लेकर जाओ और रास्ते में जो भी डीमन आए उसे मार देना। जिन्वू सामने की तरफ देखता है तो सामने बहुत सारे डीमंस खड़े होते हैं। जिन्वू का आइस बियर भागना शुरू कर देता है और रास्ते में आने वाले सारे डीमंस को मारता जाता है। जिन्वू कहता है ये तो बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह भाग रहा है, आज के बाद मैं इसे टैंक कहा करूंगा। जिन्वू टैंक से कहता है भागते रहो जब तक तुम मैजिक सर्कल तक पहुंच न जाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होता है।